हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ शुरू की जा रही है आज से। ठीक है, इस सीरीज़ के हर एक क्लास में कुल 100 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्लास के अंत तक जुड़े रहिए और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं पहला प्रश्न। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि निम्न में से कौन है? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि रहे सरहपा। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि रहे सरहपा। ठीक है, ये वाली जो सीरीज़ है ना, इसमें मतलब प्रश्न और उत्तर पर ही हम चर्चा करेंगे। और जो जैसे प्रश्नों के ऊपर जो डिटेल से हम चर्चा करते हैं वो आपके जो प्रीवियस ईयर वाले सीरीज़ चल रहे हैं उसमें करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा है इस वजह से केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? संध्या भाषा का प्रयोग सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने किया है। संध्या भाषा का प्रयोग सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने किया है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन रहे? स्वयंभू। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? पाहुड़ दोहा के रचयिता रहे राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता रहे राम सिंह। देसिल बना सब्जन मिठा, देसिल बना सब्जन मिठा किस कवि की उक्ति है? तो विद्यापति की उक्ति है। देसिल बना सब्जन मिठा विद्यापति की उक्ति है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचयिता कौन रहे? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचयिता रहे सुमन राजे। सुमन राजे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 में प्रकाशित हुआ। रचयिता कौन रहे थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभाजित है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभाजित है। रचयिता रहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? तो राजा मुंज को कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के अंतिम सीमा क्या मानी है? 1387 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1387 ईस्वी। निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है खुमान रासो। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है खुमान रासो। रचयिता कौन रहते हैं इसके? दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता रहे दलपति विजय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन से कवि थे? अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध रहे पुष्पदंत। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध रहे पुष्पदंत। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन रहे? हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक रहते हैं वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव काल के रचयिता कौन रहे? वासुदेव सिंह। स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया है? स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि राम कुमार वर्मा ने घोषित किया है। हिंदी साहित्य का आदि कवि स्वयंभू को किसने घोषित किया? तो राम कुमार वर्मा ने। छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को नवीन काल डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने कहा है। छायावाद को नवीन काल डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने कहा है। राम कुमार वर्मा चारण काल की समय सीमा क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1000 से 1375 विक्रमी संवत। 1000 से 1375 विक्रमी संवत चारण काल की समय सीमा मानी गई है। किनके द्वारा? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? महामुद्रा वज्रगीति शबरपा की कृति है। महामुद्रा वज्रगीति शबरपा की कृति है। विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। विवेक मार्तंड नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। विवेक मार्तंड नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। शालिभद्र सूरी की कृति निम्न में से कौन सी है? शालिभद्र सूरी की कृति निम्न में से रही बुद्धिरास। शालिभद्र सूरी की कृति रही बुद्धिरास। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1934 ईस्वी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता रहे। बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? मधुकर, रोड़ा, भट्ट, केदार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं इनमें से कोई नहीं, माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त। आगे बढ़ेंगे। नजराने हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? अबुल हसन की काव्य कृति है। ठीक है, अबुल हसन यानी अमीर खुसरो। अबुल हसन किन्हें कहा जा रहा है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ हिंदी साहित्य में किस ग्रंथ से माना जाता है? तो राउलवेल नामक ग्रंथ से माना जाता है नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ हिंदी साहित्य में। पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है? पौमचर्यु कड़वकबद्ध छंद में लिखा गया है। पौमचर्यु कड़वकबद्ध छंद में लिखा गया है। राउलवेल और संदेश रासक किस प्रकार के काव्य? राउलवेल और संदेश रासक किस प्रकार के काव्य है? तो यह एक श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। राउलवेल और संदेश रासक श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या है? प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि पुंड या पुष्य को माना है। पुंड या पुष्य को माना है। कीर्तिलता का प्रधान रस क्या हो जाएगा? तो कीर्तिलता का प्रधान रस है वीर रस। कीर्तिलता का प्रधान रस है वीर रस। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि कौन माने जाते हैं? अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि है विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। वज्जी घोर निसंग रान चौहान चहुदिसी। वज्जी घोर निसंग रान चौहान चहुदिसी किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की यह पंक्ति है? तो चंद्रवरदाई की पंक्ति है। चंद्रवरदाई की पंक्ति है। संदेशो पीण साहेबा कहियो। संदेशो पीण साहेबा कहियो पाछो फिरिए न देह किस कवि की उक्ति है? तो यह दलपति विजय की उक्ति है। दलपति विजय की पंक्ति है यह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालचंद विज्जाई भाषा दुहू नहीं लग गई हासा किस कवि की पंक्ति है? बालचंद विज्जाई भाषा दुहू नहीं लग गई हासा। प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो विद्यापति की है। यह पंक्ति विद्यापति की है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है? एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की उक्ति है? यह तो अमीर खुसरो की उक्ति है। अमीर खुसरो की पंक्ति है यह। गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु रहे मत्स्येंद्र नाथ। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता रहे मेरु तुंगाचार्य।
प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता रहे मेरु तुंगाचार्य। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलंधर नाथ को कहा गया है। नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलंधर नाथ को कहा गया है। कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, चरपट, जालंधर। नागार्जुन, चरपट, जालंधर ये सिद्धों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये नाथ रहे, नाथ संप्रदाय में आते, परंतु इन्हें सिद्धों में भी गिना जाता है। नागार्जुन, चरपट, जालंधर। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य किसने लिखा? कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य किसने लिखा है? तो यह काव्य लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। सोमप्रभ सूरी ने। यह रचना किनके द्वारा रची गई है? सोमप्रभ सूरी द्वारा रची गई है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किनका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है नाथों का। ठीक है, नाथ संप्रदाय का यह सिद्धांत है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। परमाल रासों के रचयिता कौन रहे? परमाल रासों के रचयिता रहे जगनीक। परमाल रासों के रचयिता रहे जगनीक। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है? भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है यह किस आलोचक का कथन है? तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है? भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है या किस आलोचक का कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या माना जाता है? मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद माना जाता है। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद रहा। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? रामानंद के शिष्यों की संख्या रही 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो 12। अगला प्रश्न देखेंगे। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक कथन किनका है? संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है यह कथन है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? संप्रदाय परंपरा में सबसे प्राचीन संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? तो हर्षवर्धन का शासन था। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल देखा जाता है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन रहे। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया श्रीचंद ने। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया श्रीचंद ने। नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक दर्शन का सार तत्व जपूजी नामक ग्रंथ को माना जाता है। नानक दर्शन का सार तत्व जपूजी नामक ग्रंथ को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 खड़ी रचना है। 12 खड़ी रचना है मलुकदास द्वारा रचित। 12 खड़ी किनकी रचना है? मलुकदास की। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है हंसावली नामक ग्रंथ को। जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? तो ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि का अंतर है। जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि का अंतर है। अगला प्रश्न है, जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जायसी शेर शाह के समकालीन थे। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? तो आखिरी कलाम नामक कृति में कयामत का वर्णन है। चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है?
तो चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग अनुराग बांसुरी नामक काव्य में मिलता है। चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग अनुराग बांसुरी नामक काव्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रूप में? जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? शांत रस। जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान शांत रस में होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12। भक्तमाल का रचनाकाल माना जाता है। भक्तमाल का रचनाकाल माना जाता है 1596 ईस्वी। भक्तमाल का रचनाकाल क्या रहा? 1596 ईस्वी। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगा? रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? रामचरितमानस का अंगिरस है शांत रस। रामचरितमानस का अंगिरस है शांत रस। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसीदास थे। यह किस विद्वान का कथन है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। यह किस विद्वान का कथन है? तो यह ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, ग्रियर्सन का कथन है यह। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने ग्रंथ हैं? तो 279 पद। 279 पद। ठीक है, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो 279 पद। केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाशों में विभक्त है। केशवदास द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ रहे वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी। ये दोनों ही माने जाते हैं, वीर सिंह देवचरित एवं रतन बावनी। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन रहे? रामायण महानाटक के रचयिता रहे प्राणचंद चौहान। सूरदास किस शासक के समकालीन रहे? सूरदास अकबर के समकालीन रहे। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के प्रणेता कौन रहे? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के प्रणेता रहे गोकुल दास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विट्ठलनाथ ने की है। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? पंक्ति किसकी है? सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यह पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है नाभादास की। यह पंक्ति है नाभादास की। प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? नंददास की रचना है। प्रेम 12 खड़ी नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त है। रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा क्या रही? रहीमदास द्वारा रचित मदनाष्टक की भाषा क्या रहती है? तो खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ रहा बरवे नायिका भेद। राग सोरठा के पद किस कवित्री की रचना है? राग सोरठा के पद किस कवित्री की रचना है? तो राग सोरठा के पद मीराबाई द्वारा रचित है राग सोरठा के पद। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए किस कवि की पंक्ति है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो रहीमदास की है। प्रस्तुत पंक्ति है रहीमदास की।
अगला प्रश्न देखेंगे। काग के भाग बड़ो सजनी, काग के भाग बड़ो सजनी, हरी हाथ सौ लय गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ो सजनी, हरी हाथ सौ लय गयो माखन रोटी किस कवि की पंक्ति है? तो यह रसखान की पंक्ति है, रसखान की यह पंक्ति है। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, यह किन की पंक्ति है? हरि तुम हरो जन की पीर, यह मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है यह। मोर मन गिरधर छवि पे अटकयो, मोर मन गिरधर छवि पे अटकयो पंक्ति किनकी है? तो परमानंद दास की है यह पंक्ति। मोर मन गिरधर छवि पे अटकयो परमानंद दास की पंक्ति है। संतन को कहा सीकरी सो काम पंक्ति किनकी है? संतन को कहा सीकरी सो काम कुंभन दास की पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम कुंभन दास की पंक्ति है। केशव कहीं ना जाई का कहिए पंक्ति किनकी है? केशव कहीं ना जाई का कहिए पंक्ति है तुलसीदास की, तुलसीदास की। केशव कहीं ना जाई का कहिए तुलसीदास की पंक्ति है। जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार पंक्ति किनकी है? जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार पंक्ति है कबीरदास की, पंक्ति है कबीरदास की। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किनकी है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है विद्यापति की, विद्यापति की। अगला प्रश्न है। कहे बिनु रहियो ना परत कहे राम, रस ना परत पंक्ति किनकी है? कहे बिनु रहियो ना परत कहे राम, रस ना परत पंक्ति किनकी है? तो तुलसीदास की यह पंक्ति है। मन रे परसी हरि के चरण पंक्ति किनकी है? मन रे परसी हरि के चरण पंक्ति है मीराबाई की। मन रे परसी हरि के चरण पंक्ति है मीराबाई की। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है जायसे की। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी पंक्ति है जायसे की। अगला प्रश्न है। मौसम कौन कुटिल खलकामी पंक्ति किनकी है? मौसम कौन कुटिल खलकामी पंक्ति किनकी है? तो पंक्ति है यह सूरदास की, यह सूरदास की पंक्ति है। मौसम कौन कुटिल खलकामी सूरदास की पंक्ति है। तो आज का अंतिम प्रश्न है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे, चैनल पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।